नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती संघ के कार्यालय को संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के नई दिल्ली स्थित आवास पर स्थानांतरित करने की खबरों पर अब खुद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ का कार्यालय कहां चलेगा, कहां नहीं चलेगा, ये सरकार का प्रकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी WFI का ऑफिस हरिनगर में चल रहा है और एक नई जगह की तलाश की जा रही है, क्योंकि वह जगह कम पड़ती है। और जहां तक 21 अशोका रोड की बात है तो वहां मैं बैठता हूं, क्योंकि कुश्ती से बहुत दिनों तक मैं जुड़ा रहा हूं, इसलिए आज भी वहां खिलाड़ियों का आना जाना और खेल से जुड़े हुए लोगों का आना जाना लगा रहता है। बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि खेल का कार्यालय कहां होगा, कहां नहीं होगा, यह तय करना फेडरेशन का काम है। फेडरेशन नई जगह की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा। नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना को साफ करने के अपने अधूरे वादे को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला यमुना के गंदे पानी में विसर्जित किया ताकि लोग इसमें डुबकी लगा सकें। वर्मा ने ITO के पास नदी के किनारे मीडिया से बात करते हुए कहा कि यमुना को साफ करने के अपने वादे को पूरा करने में केजरीवाल की विफलता स्पष्ट हो गई है। 11 साल तक सत्ता में रहने और 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार यमुना को साफ करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही। यह दिल्ली के लोगों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाने का वादा किया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया। यहाँ की बदबू और गंदगी देखिए। छठ पूजा के दौरान पूर्वांचली भाई बहन इस प्रदूषित पानी में डुबकी लगाते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं और कुछ मामलों में तो मौत भी हो जाती है, और इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आत्म बधाई इस तथ्य को छिपा नहीं सकती कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह संविधान का मजाक है और यह मतदाताओं का अपमान है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की व्यावसायिकता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आपको बता दें कि भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में पिछले 15 वर्षों से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है। वक्फ बिल के लिए बनी JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल द्वारा 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने पर विपक्ष उनकी आलोचना कर रहा है। इसी कड़ी में RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जिस तरह से तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है, यह उसका एक और उदाहरण है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों को निलंबित करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यह लोकतंत्र का काला दिन है। हम संसद से ऐसी खबर सुन सकते थे, लेकिन JPC से नहीं। जिस तरह से भाजपा के लोग, खासकर JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल लोकतंत्र को डंडे के बल पर चलाना चाहते हैं, वह कतई स्वीकार नहीं है। JPC हमेशा आम सहमति से काम करती है। ऐसा पहली बार हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए कलंक के समान है। इंडिया गठबंधन इसे खारिज करता है। हम इसका विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनावों में दिल्ली में सत्ता में आती है तो बौद्ध स्थलों की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज ने कहा कि बौद्ध तीर्थ यात्राओं के लिए कोई योजना नहीं है जिसे कांग्रेस सरकार बनने पर बदल देगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए तिरुपति, अयोध्या, वैष्णो देवी, बालाजी की तीर्थ यात्रा अपने खर्च पर आयोजित करती है। 2008 मुंबई हमलों के अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहफ्फुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुंबई हमले मामले में तहफ्फुर राणा के प्रत्यर्पण का भारत इंतजार कर रहा है। इस बीच तहफ्फुर राणा की याचिका खारिज होने पर एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहफ्फुर राणा की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि तहफ्फुर राणा और डेविड हेडली साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तहफ्फुर राणा के प्रत्यर्पण से भारत को
पाकिस्तान और पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र की मुंबई हमले में संलिप्तता के सबूत मिलेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जो भी वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं, दूसरों की तरह सिर्फ वादा नहीं करते। आपको बता दें कि भाजपा ने संकल्प पत्र में 3 साल में यमुना को साफ करने, 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करने और गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों का वादा किया है। इसके अलावा भाजपा के घोषणा पत्र में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4000 रुपए तक की मुफ्त यात्रा का वादा भी किया गया है। वहीं अमित शाह ने आगे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने और अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठों और विश्वासघातियों से छुटकारा पाना राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में आई तो वह दिल्ली में सीवर से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी तब अनधिकृत कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। किसी भी सरकार ने इन कॉलोनियों के लिए काम नहीं किया। हमने विकास कार्य शुरू किया और आज लगभग सभी ऐसी कॉलोनियों में सीवर पाइपलाइन और अन्य सुविधाएं हैं। हमास ने इसराइल के 4 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है और ये चारों महिलाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी वाहन से उतरने के बाद इन महिलाओं को मंच पर लाया गया। हमास ने बताया कि ये चारों इस्राएली सैनिक हैं। वहीं इस्राएली मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार बंधकों के परिवार अपनों के स्वागत के लिए गजा बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सीमा पर पहुंचने के बाद बंधकों को इस्राएली वायुसेना ले जाएगी। इस बीच इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने भी 4 बंधकों को हमास द्वारा रेड क्रॉस को सौंपे जाने की पुष्टि की। अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को भेजे गए एक मेमो के मुताबिक अमेरिका के विदेश विभाग ने विदेशों में पहले से दी जा रही मदद पर रोक लगा दी है। यह लीक हुआ नोटिस सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी किए गए कार्यकारी आदेश के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह नोटिस विकास कार्यों से लेकर सैन्य क्षेत्र तक हर जगह लागू होगा। हालांकि इसमें अपवाद के रूप में आपातकाल खाद्य सहायता, इसराइल और मिस्र को दी जाने वाली सैन्य सहायता को बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगदाता है और 2023 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका विदेशी सहायता पर $68 अरब खर्च करता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।